हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। और इसके पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूं, एक्सिस बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की। आई होप आपने देख ली हो। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और मैं ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए बना रहा हूं। आपने जो भी अगर शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आपको अपने सूझबूझ से लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सूझबूझ से लेना है। मेरे कहने से सिर्फ आपने देखना है, सुनना है और समझना है चीजों को। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप क्या है। तो ये आप देख सकते हैं 13,34,641 करोड़ है इसकी मार्केट कैप। मार्केट कैप मैंने आपको बताया ही था, मार्केट कैप होता है जो करंट प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे मार्केट कैप आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, वो है 1.99%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, वो है 17.1%। और बाकी अब इसकी जो चीजें हमने हेल्थ के लिए देखनी है वो हमको इसकी प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाना होता है एंड देन यू कैन चूज पीपीटी। पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो मैं प्राइस टू बुक यहाँ पे देखा था उसको मेंशन मैं कर देता हूँ पहले। प्राइस टू बुक इज 2.91। चलिए अब देखते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो चलो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एनपीए। तो ये रहा एनपीए। जीएनपीए रेशियो है 1.36%। 1.36% और नेट एनपीए उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है, तो हम लोग यहाँ पर एनएनपीए करके देखते हैं, शायद मिल जाए। हाँ, यहाँ मिल गया। नेट एनपीए है आपका 0.4%। तो काफी अच्छे फिगर्स हैं इस मामले में। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो जीएनपीए है वो 1.3% से 1.4% हुआ है और पिछले साल के मुकाबले भी यानी कि ईयर ऑन ईयर भी 1.3% से 1.4% हुआ है जीएनपीए, और नेट एनपीए भी 0.1% बढ़ा है। तो बहुत ही छोटी सी इसमें जो है वो डिक्लाइन हुई है इनकी क्वालिटी, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो ये हो गई एनपीए की बात। अब हम करते हैं कि इनकी एडवांसेस ग्रोथ कितनी हुई है। एडवांसेस ग्रोथ मतलब कि लोन पोर्टफोलियो कितना बड़ा है इनका। तो हम देखते हैं लोन पोर्टफोलियो के नाम से है इनके, हाँ यहाँ लोन बुक मिल रहा है हमको। तो लोन बुक में हमको मिल रहा है ये ग्रॉस एडवांसेस। तो जो ग्रॉस एडवांसेस हैं इनके इस बार ही रहे हैं 25,190 बिलियन रुपीस, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% बढ़े हैं, यानी जून क्वार्टर के मुकाबले अभी 25,190 है। और ईयर ऑन ईयर हो गया है 7% का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.3% QOQ एंड 7% YOY। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए, और अब देखते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई है। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इनका है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा, इनकी बैलेंस शीट में शायद मिल जाएगा या फिर ऊपर कहीं मिल जाएगा हमको। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज डिपॉजिट्स AUM लिखा हुआ है GNPA। तो नेट प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है इनकी। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर वापस आ सकते हैं स्क्रीनर में, और जो ये PDF के नीचे ये प्रेजेंटेशन का ये एक PDF का वो बना हुआ है एक सिंबल सा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट सर्च करता हूँ। नेट प्रॉफिट के नाम से यहाँ पर भी नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से होगा, या हो सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से हो। तो हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो। देखिए, हाँ यहाँ मिल गया हमको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 168 बिलियन का, और EPS जो आया है वो 22.1 का आया है। तो यहाँ पे हमको इनकम स्टेटमेंट में दिख गया कि इनका ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5.3% से बढ़ा है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 4% से बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं 4% QOQ, 4% QOQ बढ़ा है एंड 5.3%
YOY। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये लिखा है 3.46%। तो 3.46% हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब आपको पता ही होगा कि जितने पे बैंक ने एफडी पे जो इंटरेस्ट दे रहा है और जितने पे लोन बैंक अपने कस्टमर को दे रहा है, तो जो बीच का जो इंटरेस्ट बनता है तो उसका कितना मार्जिन है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है इनका। कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये रहा कॉस्ट ऑफ फंड्स है इनका 4.9% इस क्वार्टर में। तो 4.9% है, जो कि हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले काफी क्वार्टर से। ये इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर से लेकर के इस साल के सितंबर क्वार्टर तक 4.9% ही है। और पहले भी इनका 4.8 था, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो इनको सिर्फ 0.1% का ही कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा है, और वहीं पे इनका यील्ड भी 8.2 से 8.3 हो गया। तो स्टेबल है इनकी जो यील्ड ऑन एसेट्स है और कॉस्ट ऑफ फंड्स है। उसका रीजन ये है कि ये एक काफी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इनको इतना मुश्किल नहीं होता है, इतना ज्यादा इनको डिपॉजिट्स लेने में इतना तकलीफ नहीं होती है। लोग आके इनके पास बड़े आराम से डिपॉजिट करवा देते हैं अपने पैसों को। ट्रस्ट है बेसिकली लोगों में एक। तो बट ये रिकमेंडेशन नहीं है और आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम क्या है इसका? कॉस्ट टू इनकम रेशियो है आपका 40.6%। तो ये काफी अच्छा है। हमने कल देखा था कि आईसीआईसीआई बैंक का कुछ 47% था, तो इनका अच्छा है। मतलब कि हर 100 रुपए कमाने के लिए इनको 40.6 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसमें कॉस्ट में मतलब इनका आ जाएगा जैसे अपने स्टाफ को सैलरी देना, रेंट देना, मेंटेनेंस देना, अपने खर्चे देना बिल्स के। तो ये कॉस्ट हो गई इनकी, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो आ गया आपका 40.6। अब हम देख लेते हैं कि लोन ये किस सेगमेंट को दे रहे हैं। लोन मिक्स हम एक बार देख लेते हैं। लोन मिक्स के नाम से नहीं है, बट हमको यहाँ पे मिक्स अक्रॉस सेगमेंट्स के नाम से मिल गया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो दे रखा है लोन, उसमें से रिटेल है, रिटेल मॉर्टगेजेस और रिटेल नॉन मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेज हो गया मतलब कि जो कोलैटरल बेस्ड हो गया, तो वो उनका है रिटेल में। और बाकी कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल में भी है, उसमें इन्होंने डी ग्रोथ करी है, और रिटेल में इन्होंने ग्रोथ करी है। मतलब कि जो पर्सनल लोन हो गया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, तो उस टाइप की जो लोन्स होते हैं उन्होंने इसमें इंक्रीमेंट करा है। ये आप देख सकते हैं कि जो रिटेल है वो सितंबर क्वार्टर में 13,156 करोड़ की इनकी बिलियन की इनकी लोन बुक थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% बढ़ी है, यानी जून क्वार्टर के मुकाबले। और ईयर ऑन ईयर 11.3% बढ़ी है। और जो कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल में है 2.8% का इनका डी ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर हुआ है 12% का डी ग्रोथ। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। रिटेल हो गया हमारा 11.3%, पहले हम मेंशन कर देते हैं 2.6% QOQ, और ईयर ऑन ईयर है हमारा 11.3%। ठीक है, YOY। और होलसेल में है 2.8% का डी ग्रोथ, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस। तो ये है 2.8% QOQ एंड 12% YOY। तो इसमें बेनिफिट क्या है रिटेल लेंडिंग करने का? रिटेल में यील्ड बड़े बनते हैं, क्योंकि आप जो होलसेल में पैसा देंगे किसी भी कंपनी को देंगे, किसी भी कुछ भी बिजनेस लगाने के लिए देंगे किसी को पैसा, तो उसमें इतना यील्ड नहीं बनता है। रिटेल से काफी यील्ड बनता है इनका, तो प्रॉफिटेबल रहता है। अब हम देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.9%। जनरली बैंक्स जो 2% का रिटर्न ऑन एसेट्स करते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं, तो ये काफी उसके पास पहुंच ही चुका है। 1.9 है, 2% पे काफी अच्छा बैंक्स माने जाते हैं जो कर देते हैं ROA 2% का। और ROE है इनका 14.7 इनका ROE है। ROE थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है ROE, क्योंकि बाकी जो कुछ बैंक्स हैं, जैसे हमने कल ICICI भी देखा था, उनका ROE
इससे बेहतर था। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा इनका डेटा आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये लेवरेज कितना है। तो लेवरेज का मैंने आपको बताया था ROE अपॉन ROA किया जाता है। तो हम एक बार कैलकुलेटर खोल लेते हैं और ROE फिगर्स है हमारे पास 14.7 अपॉन 1.9, ये आ गया हमारे पास 7.7। तो 7.7 टाइम्स लेवरेज है ये, और डेट टू इक्विटी हो गया इनका 6.7, क्योंकि उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अपने 1 रुपए के ऊपर ये 7.7 टाइम्स जो है वो लोन, मतलब हमसे डिपॉजिट्स के जरिए और सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट के जरिए ये 7.7 टाइम्स, ये 1 के मुकाबले 7.7 टाइम्स जाके लोन दे पा रहा है अपने कस्टमर्स को। तो ठीक है, लेवरेज ठीक है ये, और ठीक है, काफी अच्छे इसके फाइनेंशियल्स इस बार ही रहे हैं। लेकिन इनकी ये है कि इनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ इनका पहले के मुकाबले अब कम हो गया है। AUM ग्रोथ तो हमने देख लिया, 1.3% ही बढ़ा है, 7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको। तो चलिए, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट बात तो बतानी नहीं रह गई है। नहीं, बस यही थी। चलो, थैंक यू सो मच।